Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेजर कल्सी ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आप लोग को पता है कि एयरफोर्स एग्जाम्स की डेट आ चुकी है। लगभग थर्ड वीक ऑफ अगस्त में एग्जाम होने की प्रोबेबिलिटी है, संभावना है आपकी। तो टाइम बहुत कम बचा है, तो इसमें आपको भरपूर रिवीजन करना होगा, अच्छे से रिवीजन करना होगा। और रिवीजन ही बेस्ट स्ट्रेटजी होती है लास्ट के बचे हुए टाइम को यूटिलाइज करने का। और रिवीजन करने का सबसे बेहतर तरीका होता है कि आप सैम्पल पेपर सॉल्व करें। और सैम्पल पेपर भी कोई भी ऐसे नहीं लेना है। सैम्पल पेपर इस तरह का होना चाहिए जो आपके एग्जाम के क्वेश्चंस के हिसाब से डिजाइन किया गया हो, एग्जाम को आपके टारगेट करते हुए बनाया गया हो। तो हम लोग जो सैम्पल पेपर देखेंगे उसमें जो क्वेश्चंस होंगे स्पेशली वो आपके एग्जाम को एकदम ध्यान में रखें तब डिजाइन किए गए हैं। अगर बात करें फिजिक्स की एयरफोर्स में, तो फिजिक्स मोर देन 1/3 होता है, 1/3 से ज़्यादा मार्क्स होते हैं इसमें। तो काफ़ी ज़्यादा क्रूशल रोल होता है आपके एयरफोर्स में सिलेक्शन में इसका। और क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस का लेवल बोर्ड लेवल या उससे नीचे का रहता है, कभी कभी क्वेश्चंस बोर्ड लेवल तक भी आ जाते हैं। कॉन्सेप्चुअल और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स भी होते हैं पर उनकी संख्या थोड़ी कम होती है। हम लोग जो सैम्पल पेपर होगा कुछ इसी तरह से डिजाइन किए गए हैं। सैम्पल पेपर को इसी तरह से डिजाइन किया गया है ताकि आपकी जो रिक्वायरमेंट है थ्योरेटिकल, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी ध्यान में रखते हुए उन्हें डिजाइन किया गया है। चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशन एज 1/√μ0 ε0। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और कई बार हर एग्जाम में लगभग पूछा जा चुका है। हर एग्जाम में न केवल पूछा गया है बल्कि रिपीट कर करके पूछे गए हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बालक। तो 1/μ0 ε0 का अगर आप वैसे डायमेंशन लिख के सॉल्व करेंगे तो आप लंबा टाइम ले लेंगे, ज़्यादा समय ले लेंगे। तो देखिए बालक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग जब आपको चैप्टर पढ़ाया जाता है तो वहाँ स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल के बारे में बताया जाता है। और स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/√μ0 ε0 होता है। तो बेसिकली ये जो क्वांटिटी लिखी गई है ये किसे डिनोट कर रहा है, स्पीड को। स्पीड किसकी, लाइट की। तो स्पीड के इक्वल होगा इसका यूनिट और डायमेंशन। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड, और डायमेंशन क्या होगी, L⁻⁻⁻1, यानी कि 1/√μ0 ε0 की डायमेंशन वही होगी जो किसकी होगी, स्पीड की होगी। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी वाला। सही, आगे चले। नाउ वी विल सॉल्व सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, एक ग्राफ दिया गया है आपको, किसका, वेलोसिटी और टाइम का। वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए मान लीजिए कहीं पे वेलोसिटी और टाइम का क्या दिया रहे, ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर कर्व क्या देता है, एरिया अंडर कर्व आपको देगा डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। ध्यान से, तो डिस्प्लेसमेंट निकालते वक्त अगर पॉजिटिव वेलोसिटी की तरफ यानी टाइम एक्सिस के ऊपर का जो एरिया होगा उसे प्लस लेते हैं और नीचे के एरिया को क्या लेते हैं, माइनस। ऊपर का एरिया A1 है, नीचे का एरिया A2 और ये वाला एरिया A3 है। तो अगर कोई डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो आपका आंसर क्या होगा, ऊपर के एरिया को प्लस लेना है, नीचे के एरिया को माइनस। तो A1 माइनस A2 करेंगे और प्लस क्या करेंगे, A3, क्योंकि A3 ऊपर है। लेकिन अगर कोई डिस्टेंस पूछे तो सिंपल एरिया को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता। आपका जो ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ वेलोसिटी है 4, टाइम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं, 2 हो गया। फिर नीचे की तरफ वेलोसिटी जाती है और यहाँ पे 4 और फिर ऊपर और फिर यहाँ पे आ गया। ये टाइम दिया है 2 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 6 सेकेंड। यहाँ पे वेलोसिटी है -2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी किस में दी गई है, मीटर पर सेकेंड। टाइम किस में है, सेकेंड में।
अब यहाँ पे वैल्यू है +4, तो आपको 3 एरिया मिले, एक A1 कह लें, और ये वैल्यू है 2 आपकी, ये जो वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग जाएगी वो 2 D1 है। ग्राफ से आप देख सकते हैं। तो इस एरिया को A2 माने, इसे A3 माने। तो A1 की वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, तो A1 की वैल्यू कैलकुलेट करें। रेक्टेंगल टाइप का है तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 4 × 2 करेंगे तो 4 × 2 कितना हो जाएगा 8। ऐसे आप कैलकुलेट करेंगे तो A2 की वैल्यू 2 × 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4। A3 की वैल्यू भी कैलकुलेट करिए, 2 × 2 तो कितना आ जाएगा 4। अब आपको अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए, विस्थापन चाहिए, तो आप क्या करेंगे, साइन के साथ सबको यूज करेंगे, ऊपर के एरिया को प्लस और नीचे के एरिया को माइनस। तो A1 माइनस A2 और प्लस क्या करेंगे A3। तो A1 की वैल्यू कितनी है आपकी 8 -4 और +4, तो आंसर कितना आ जाएगा 8 मीटर। डिस्प्लेसमेंट मिल गया। अब आप डिस्टेंस पता कर सकते हैं। डिस्टेंस कैसे पता करेंगे, पूरे एरिया को बस सिंपली जोड़ना है, तो A1 + A2 + A3, तो कितना हो जाएगा भाई 8 + 4 एंड +4, कितना आंसर आ जाएगा 16 मीटर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला आंसर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर और डिस्टेंस कितनी आ रही है 16 मीटर, राइट। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है, सपोज इट्स मास इज m, डायरेक्शन के बारे में आप जानते ही हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। शुरुआत में ये पूरब की तरफ जा रहा, ईस्ट में जा रहा है। कितनी स्पीड है इसकी, स्पीड दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकंड, और 10 सेकंड बाद इसकी स्पीड किधर की तरफ हो जाती है, उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ। और अब स्पीड कितनी हो गई 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, राइट। अब आपको सॉल्व करना है इसे। समझिएगा, ये ईस्ट से नॉर्थ में ट्रांसफर होने में वेलोसिटी के जो टाइम लगा वो कितना है 10 सेकंड, 10 सेकंड टाइम गिवन है। तो एक सिंपल आंसर हो सकता है कि एक्सीलरेशन आप क्या लिखें, v2 - v1 अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो v2 - v1 करेंगे तो 40 - 30 अपॉन 10 कर दे, तो आंसर तुरंत कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सही हुआ क्या, ऑप्शन में दिया भी हुआ है, गलत है। कहाँ गलती कर रहे हैं आप, एक्सीलरेशन बालक वेक्टर क्वांटिटी होता है, त्वरण कैसी राशि होती है, सदिश राशि, तो उसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है ना, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो एक्सीलरेशन को वेक्टर की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग ईस्ट वाली डायरेक्शन को एक्स एक्सिस मान ले और नॉर्थ वाली डायरेक्शन को क्या मान ले, वाई एक्सिस, तो देखिए वेलोसिटी लिखना होगा, एक्सीलरेशन की सही फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज v2 - v1 अपान क्या लिखेंगे डेल्टा t। तो v1 ये तो स्पीड है ना, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 30 मीटर पर सेकंड, तो समझ ही रहे हैं मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन क्या है आई कैप मान ले, आई कैप। अब इसको जे कैप मान ले, तो v2 को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 40 मीटर पर सेकंड, ये मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन क्या है जे कैप मान लिए। अब यहाँ पे वैल्यू रखें तो v2 की वैल्यू है 40 जे कैप और v1 की वैल्यू है 30 आई कैप, और टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। सॉल्व करिए, मेहनत करिए, देखिए एक्सीलरेशन कितना आ रहा है 4 जे कैप -3 आई कैप। तो एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, तो अंडर स्क्वायर करके जोड़ देंगे, कोफिशिएंट का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं और उसका अंडर रूट ले लेंगे, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, डी वाला, राइट। तो इस तरह से ध्यान से सॉल्व करेंगे, अगर थोड़ा सा भी भटके तो आंसर गलत आ सकता है। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, यही छोटी छोटी बातों में आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ वाला क्वेश्चन पढ़िएगा। क्या दिया गया है, करें कि सर्कुलर पाथ है, पहली बात इंफॉर्मेशन। इसके बाद कर रहे हैं कि कांस्टेंट स्पीड है ना, स्पीड क्या है कांस्टेंट है, चाल नियत है। तो कांस्टेंट स्पीड है तो ये किसका केस हो जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में केवल एक ही एक्सीलरेशन होता है ना, कौन सा, सेंट्रीपिटल, और उसकी वैल्यू क्या होती है v²
बाई आर लिखते हैं, या सिंपल क्या लिख सकते हैं, आर ओमेगा स्क्वायर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वैल्यू जानते हैं, वी स्क्वायर बाई आर या आर ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए इस सर्कल की रेडियस आपको दी गई है, रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस की वैल्यू आपने लिख ली 5 सेंटीमीटर, तो मीटर में करेंगे तो कितना आएगा आपका 5 × 10⁻⁻2 मीटर आ जाएगा। अब आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है, टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है इसका, 0.2 पाई दिया हुआ है, इतना सेकंड है। तो टाइम पीरियड की फॉर्मूला क्या लिखते हैं, 2 पाई बाई ओमेगा ना, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगा 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई और टी की वैल्यू 0.2 पाई, तो पाई पाई से कैंसिल हो गया, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब रख दें यहाँ पे, तो हमें एक्सीलरेशन की वैल्यू चाहिए, फॉर्मूला क्या होगा आर ओमेगा स्क्वायर, आर की वैल्यू 5 × 10⁻⁻2, ओमेगा स्क्वायर करना है तो अभी 10 है ना, तो 10 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, डी वाला, राइट। तो सिंपल कॉन्सेप्ट था सर्कुलर मोशन का, बस इसमें टाइम पीरियड देके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किए हैं, टाइम पीरियड के आने से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हुआ है, नहीं तो क्वेश्चन अभी भी क्या था, सिंपल था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बालक, थोड़ा सा अगर ध्यान नहीं देंगे तो गलती कर बैठेंगे। काफी सिंपल क्वेश्चन है, करें कि अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू तो हम लोग जी मान लिए, तो यहाँ पे रीडिंग देखिए, रीडिंग की बात कर रहे हैं, ये मास की बात नहीं कर रहे हैं, मास की रीडिंग की बात कर रहे हैं, तो रीडिंग कितनी है 10 kg। तो कह रहे हैं कि अगर दूसरे प्लैनेट पे ले जाएं जहां पर जी की वैल्यू क्या हो जाए, g/2 हो जाए, तब यहां पर रीडिंग कितनी होगी। बालक ध्यान से समझिए, मास की वैल्यू नहीं बदलती, रीडिंग की वैल्यू बदलती है। जैसे दो चीजें होती है ना, एक तो मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए बॉडी, तो मास की वैल्यू कभी नहीं बदलेगी, मास की रीडिंग बदल जाती है। क्यों? क्योंकि रीडिंग देखिए कैसे लेते हैं, या तो पैन बैलेंस से लेंगे या स्प्रिंग बैलेंस से। इन जनरल हम लोग किस पे लेते हैं स्प्रिंग बैलेंस। तो ऐसे स्प्रिंग लगी होती है, वहां से ऐसे हुक के सहारे एक मास को लटकाते हैं, सपोज मास m है, तो ये ऑब्जेक्ट मास, इस द्रव्यमान का, इस ऑब्जेक्ट का वेट लगेगा नीचे की तरफ, वेट नीचे की तरफ mg, तो ये स्प्रिंग खींचेगी, तो स्प्रिंग में क्या डेवलप हो जाएगा, टेंशन। तो यही टेंशन के थ्रू, जो स्प्रिंग में टेंशन आता है उसके थ्रू आप रीडिंग पाते हैं। तो T = क्या लिखेंगे, mg। तो रीडिंग आपकी आती है, रीडिंग मास की कैसे वैल्यू पाएंगे, g से डिवाइड कर दें, तो रीडिंग आती है T/g। ये बताता है मास की रीडिंग, टेंशन को g से डिवाइड करते हैं, राइट। सिंपल सी बात, ध्यान से पहले देखिए, यहाँ पे मास कितना है 10 kg, तो यहाँ पे सारी वैल्यू रख दें, सारी वैल्यू रखिए। तो टेंशन रीडिंग आपकी आ रही है 10 kg, टेंशन की वैल्यू T हमें बतानी है, जी की वैल्यू जी ही लेंगे। तो एक इक्वेशन ये है, ये पहली वाली कंडीशन से हमने पा लिया। अब दूसरी वाली कंडीशन में देखिए, जी की जगह क्या रखना होगा आपको, g/2। तो अब जो रीडिंग आएगी, मान लीजिए नया टेंशन कितना हुआ T', तो वैल्यू क्या लिखेंगे, mg/2 लिखेंगे। तो अब देखिए नई रीडिंग क्या होगी, नई रीडिंग होगी। अच्छा ये देखिए, पहले रीडिंग टेंशन की वैल्यू क्या थी, mg थी ना, अभी mg/2 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, t/2 हो गया। तो रीडिंग T' और बाई, सही है, वैल्यू क्या है g, तो g लिखेंगे। तो T' की जगह क्या लिखें, t/2, और g की जगह g। तो t/g ही तो पहले रीडिंग आ रही थी ना, और t/g की वैल्यू कितनी थी 10, तो 10/2 करें तो अब रीडिंग कितनी आएगी 5 kg। या सिंपल आप याद रखिएगा, ये तो हमने डिटेल तरीका बता दिया कि कैसे निकालते हैं। वैसे आपको क्या समझना है कि g की वैल्यू जिस हिसाब से बदलेगी, रीडिंग भी उस हिसाब से बदलेगी। g की वैल्यू आधा हुई तो रीडिंग भी क्या हो जाएगी, आधा हो जाएगी। 10 kg से कितना हो जाएगा 5 kg। अगर g की वैल्यू बदल के 2g होती तो रीडिंग भी कितना हो जाता, 10 से 20 हो जाता। यानी कि g को आधा करेंगे तो रीडिंग भी आधा हो जाएगी, g को दुगना करेंगे तो रीडिंग भी दुगना हो जाएगी। आप ऐसे एग्जाम में याद रखना है, बाकी हमने डिटेल तरीका बता दिया। एक बात का ध्यान रखिएगा बालक,
मास की वैल्यू नहीं बदलती, मास सेम था, जितना मास ऑब्जेक्ट का यहाँ रहा होगा उतना ही यहाँ रहा होगा, लेकिन मास की रीडिंग बदल गई, क्योंकि रीडिंग लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस का सहारा लेते हैं, जिसमें चेंजेज आ जाते हैं। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, 5 kg हो जाएगा। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 वाले में क्या पूछा गया है, किसकी इनर्शिया ज्यादा होगी। तो इनर्शिया के बारे में एक स्टेटमेंट लिखा रहता है ना कि मास इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ, जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उसकी इनर्शिया भी ज़्यादा होगी। हिंदी में कहें तो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका जड़त्व ज़्यादा होगा, और जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका जड़त्व भी कम होगा। यानी कि सिंपल, हम लोगों से पूछा गया है किसका इनर्शिया मैक्सिमम होगा, तो हम लोग देखेंगे किसका मास मैक्सिमम होगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी वाला, क्रिकेट बॉल। दिए हुए ऑप्शन में तो हमें लगता है क्रिकेट बॉल का ही द्रव्यमान क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो द्रव्यमान ज़्यादा है इसलिए इनर्शिया भी इसका ज़्यादा होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको फोर्स दिया हुआ है, वेलोसिटी, दोनों एसआई यूनिट में दिया हुआ है, तो आंसर भी आपका किस में आएगा, एसआई यूनिट सिस्टम में। आपसे पूछा गया है पावर के बारे में, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, F.V। अगर ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये समझना चाहते हैं तो देखिए, पावर को कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, क्षमता। ध्यान से बालक, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो dW अपान क्या करें, dt। तो वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं, d। आप वर्क को लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट को dr कर दें, या ds भी लिख सकते हैं, चलिए ds भी लिख दिए, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, अपान dt। तो ये ds बाई dt आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो पावर को लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे F बचा और यहाँ पे बचा आपका ये, सॉरी ये d नहीं रहेगा ना, dW की जगह क्या लिखेंगे, F.ds। तो ये ds बाई dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी आपका हो जाएगा। तो ये पावर का फॉर्मूला का डेरिवेशन था। फॉर्मूला याद रखिएगा, पावर का एक और फॉर्मूला होता है F, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है V। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। कोफिशिएंट को आपस में सिंबल के साथ मल्टीप्लाई करना है, साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो प्लस है तो प्लस लेंगे, माइनस है तो माइनस लेंगे, साइन के साथ मल्टीप्लाई करिएगा। और आई जे के कैप को भूल जाते हैं, फिर से बोल दें, कोफिशिएंट को साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और आई जे के को भूल जाएंगे। तो 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 है तो 1 को 2 के साथ, और यहाँ -2 को 3 के साथ। तो पावर की वैल्यू क्या होगी, F.V। अब ये मल्टीप्लाई करें तो 4 2 जा 8, 1 में 2 का मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलेगा, 2, -2 इंटू 3 तो -6 हो जाएगा। तो 10 -6 कितना बचेगा, 4। सब कुछ SI में है तो आंसर भी SI यूनिट में आएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 वाट। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ए वाला। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अगर आपको फार्मूला पता है तो आप विदिन 30 to 40 सेकेंड इसे सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ग्रेनेड, हथगोला जो होता है ग्रेनेड, उसे आप फेंके हैं तो पैराबोलिक पाथ होगा, परवलयाकार होगा। तो कह रहे हैं कि वो मिड एयर रास्ते में ही कहीं फट जाता है, तो फट जाएगा तो उसके कई टुकड़े हो जाएंगे, फ्रैगमेंट्स हो जाएंगे, सब अलग अलग डायरेक्शन मूव करेंगे। तो लेकिन आपसे पूछा गया है कि उसके सेंटर ऑफ मास के बारे में बताइए, क्या उसका सेंटर ऑफ मास उसी पथ पे जाएगा या उसका रास्ता कुछ और हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए बालक, आपको सेंटर ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान केंद्र के बारे में समझिए। सेंटर ऑफ मास, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर बाहर से फोर्स लगा F क्या है, बाहर से लगने वाला फोर्स, F एक्सटर्नल, ये होता है मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर बाहर से कोई फोर्स ना लगे, अंदर के फोर्स का मतलब नहीं होता, बाहर का फोर्स देखना होता है, और बाहर से भी लगने वाले नेट फोर्स की वैल्यू देखनी है। तो बाहर से अगर कोई फोर्स न लगे, अगर ये बाहर से लगने वाले फोर्स की वैल्यू 0 हो, तो एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास का क्या हो जाएगा, 0। एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास का 0 है, इसका मतलब वेलोसिटी नहीं बदलेगी, कांस्टेंट हो जाएगी, नियत हो जाएगी। तो वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है बालक ना, तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है,
डायरेक्शन भी, यानी कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास करना तो मैग्नीट्यूड बदलेगा और नहीं क्या बदलेगा, डायरेक्शन। तो भले ही आपने ग्रेनेड को फेंका था, एक बार फेंक के छोड़ दिए तो इस पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा, अब कहीं पे ये टूटता है, मान लीजिए टूट के अलग अलग पार्ट्स में बिखरता है तो बाहर से तो कोई फोर्स लगा नहीं, अपने अंदर के फोर्स की वजह से टूटा है, तो बाहर से फोर्स 0 है, तो इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन क्या होगा, 0। तो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो डायरेक्शन नहीं चेंज होगी, डायरेक्शन नहीं चेंज होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जिस पाथ के अलोंग गति कर रहा था उसी पाथ पे चलता रहेगा। तो सेंटर ऑफ मास का रास्ता बदलने वाला नहीं है, वो पैराबोलिक पाथ पे पहले चल रहा था तो टूटने के बाद भी उसी पाथ पे चलता रहेगा। सही है, तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करिएगा। क्या पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन से पहले कुछ बातें समझ लीजिए। सेंटर ऑफ मास किसी ऑब्जेक्ट का जरूरी नहीं कि उसी ऑब्जेक्ट के अंदर ही लाई करे, उसके बाहर भी लाई कर सकता है। सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट में लाई इधर इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी। द्रव्यमान केंद्र किसी वस्तु का वस्तु के भीतर भी हो सकता है, वस्तु के बाहर भी स्थित हो सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। अब देखिए जो आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का किसका सेंटर ऑफ मास उससे बाहर लाई करेगा। तो लास्ट वाला ऑप्शन देखें, अगर आप डी ऑप्शन की बात करें तो बैंगल के बारे में बात किया गया है। बैंगल यानी कि चूड़ी, रिंग समझ सकते हैं, इसे रिंग समझ लीजिए। तो रिंग कुछ इस तरह का होगा, देखिए एक होता है ऑब्जेक्ट और एक होता है ऑब्जेक्ट के बाहर का स्पेस। तो बैंगल या चूड़ी या रिंग है बालक, ध्यान से, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ बीचों बीच लाई करेगा। तो वस्तु के अंदर के जो वस्तु के अंदर जो पदार्थ है उसके अंदर तो लाई नहीं कर रहा, ये बाहर है उसके। आपको लग रहा होगा इसके अंदर है, लेकिन है नहीं, बेसिकली ये कहाँ है, इसके अंदर जो स्पेस है उसके अंदर है, वस्तु के कहाँ है, बाहर है। या क्रेसेंट शेप देख लीजिए, मान लीजिए आप चंद्रमा का आकार ले लिए इस वाले का, तो इसका भी सेंटर ऑफ मास कहीं बाहर होगा, या सिंपल ऐसे क्रेसेंट बना लीजिए, इसका भी सेंटर ऑफ मास बाहर होगा। सही है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी वाला। तो इसमें सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है, वस्तु के अंदर कहीं लाई नहीं कर रहा, वस्तु के कहाँ लाई कर रहा है, बाहर। नाउ सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर सॉल्व करेंगे। क्या पूछा गया है, अगर ग्रेविटी को हटा दिया जाए, इफ देयर इज नो ग्रेविटी, यानी कि जी की वैल्यू कितनी कर दें, 0, तो कौन सा डिसअपीयर हो जाएगा, कौन से फिनोमेना बाहर हो जाएगी। तो अगर आप ऑप्शन डी देखें जिसमें दिया गया है बॉयंट फोर्स के बारे में, किसके बारे में, बॉयंट फोर्स के बारे में, जिसे आप क्या कहते हैं, उत्प्लवन बल। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, क्या लिखते हैं आप, द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। हिंदी में से कहते हैं उत्प्लवन बल। किसके बराबर होता है, हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। तो वेट हमेशा कैसे कैलकुलेट करते हैं, mg न, अगर g की वैल्यू 0 होगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो बॉयंट फोर्स का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो g अगर चला जाएगा तो किसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, बॉयंट फोर्स का। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी वाला। जबकि प्रेशर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये सब लिक्विड की प्रॉपर्टी है तो वो बने रहेंगे, इंटैक्ट रहेंगे। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11। बड़ा ही थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, पर इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते रहे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़ा सावधानी से करिएगा, कई जगह मिलेंगे, बताते रहेंगे, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, करें कि बर्नौली का जो थ्योरम है, बर्नौली का प्रमेय है, वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो वैसे तुरंत आंसर आप टिक कर सकते हैं, डी वाला। किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। क्यों, क्योंकि बर्नौली प्रिंसिपल को देखिए आपने कुछ इस तरह से डिफाइन किया होगा। मान लीजिए ग्राउंड से इसकी हाइट h1 है और इस वाले पोर्शन की हाइट कितनी है, h2 है।
तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है A2, यहाँ स्पीड ऑफ फ्लो V1, डेंसिटी रो वो तो बदलेगी नहीं, डेंसिटी यहाँ भी रो है, प्रेशर यहाँ P2 मान लीजिए, यहाँ प्रेशर P1 मान लीजिए। तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तीन एनर्जी का सम कांस्टेंट रहता है ना, तो तीनों एनर्जी क्या क्या होती हैं, एक होता है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को क्या लिखेंगे P1 प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तो हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तो क्या लिखेंगे रो जी H1। तो जितनी वैल्यू यहाँ होगी तीनों एनर्जी का सम, यहाँ भी तीनों एनर्जी का सम क्या होगा सेम होगा, तो आप लिखेंगे P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। बेसिकली एनर्जी को ही क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो ये किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से याद रखिएगा। इसी से जुड़ा हुआ एक और होता है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, अविरतता का सिद्धांत या समीकरण कहते हैं, अविरतता का समीकरण। तो वो किस पे बेस्ड होता है बताइए जल्दी से, कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, याद रहेगा। इसी तरह से किरचॉफ लॉ पे दो होते हैं, जंक्शन रूल और लूप लॉ जो होता है, उनको याद रखिएगा। आपको बता दे रहे हैं, आज ही आपके लिए होमवर्क होगा, आप वीडियो खत्म होने के बाद उसे जाके देखेंगे और एक जगह नोट्स में लिखेंगे। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12। देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको थियरी भी पता होनी चाहिए और कॉन्सेप्ट दोनों को मिला दिए हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इसे आप प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा लॉ समझने की जरूरत नहीं है। फिर भी देखिए न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग में क्या कहा गया है कि रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स सराउंडिंग। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना है T, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर T और इसके सराउंडिंग आसपास का टेम्परेचर कितना मान लिए T0। तो अगर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज़्यादा है तो हीट का फ्लो कहाँ से होगा, ऑब्जेक्ट से सराउंडिंग की तरह, और हीट का फ्लो उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा इनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस। अगर इनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस हाई है, टेम्परेचर डिफरेंस क्या है हाई है, तो रेट ऑफ कूलिंग ठंडा होने की दर, रेट ऑफ कूलिंग क्या होगी फास्ट होगी। रेट ऑफ कूलिंग फास्ट होगी तो टाइम क्या लगेगा ठंडा होने में, कम लगेगा, टाइम लेस लगेगा, कम लगेगा, समय कम लगेगा। तो देखिए आपको दिया गया है कि पहले टेम्परेचर कितना था 75 डिग्री सेल्सियस से, और इसके बाद कहाँ पे जाता है 70 से कहाँ पे 65 से 60, तीन स्टेप में जा रहे हैं। पहले वाले में टेम्परेचर T1 फिर T2 फिर T3। सराउंडिंग का टेम्परेचर नहीं दिया है, मान लिए कि सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, ऐसे ही अपने से मान लिए एवरेज टेम्परेचर 30, वैसे इसकी जरूरत नहीं है एक समझाने के लिए। तो पहले जो डिफरेंस है यहाँ पे आप देखिए दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 45 का, यहाँ पे डिफरेंस देखिए तो कितने का आ रहा है, आप कहेंगे 40 का, और यहाँ पे डिफरेंस जो है वो आ जा रहा आपका 35 का आ रहा है, और बस ये तीन चाहिए हमें। तो देखिए डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर धीरे धीरे घट रहा है, तो रेट ऑफ कूलिंग घटेगी, रेट ऑफ कूलिंग घटेगी तो टाइम क्या होगा बढ़ेगा, धीरे धीरे ठंडा होगा। तो सबसे ज़्यादा टाइम किस में होगा T3 फिर T2 फिर T1। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी वाला, सबसे ज़्यादा टाइम किस में लेगा T3 वाले में, फिर T2 और फिर T1। सही। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13। कह रहे हैं कि कौन सरफेस टेंशन की वजह से पॉसिबल, किसमें सरफेस टेंशन का रोल नहीं है, सिंपल सी ये बात आपसे पूछे गए हैं। पढ़िएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का रोल सिंपल समझ रहे हैं किसमें नहीं होता, सरफेस टेंशन का रोल कहाँ कहाँ होता है ये समझ लेते हैं। तो स्फेरिकल शेप होता है, किसी भी लिक्विड की ड्रॉप का शेप कैसा होता है स्फेरिकल। क्यों? क्योंकि वो अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है ताकि सरफेस एनर्जी कम से कम हो। इसी वजह से आप देखेंगे ना लिक्विड की ड्रॉप, देखिए लिक्विड की ड्रॉप सरफेस टेंशन की वजह से कैसा शेप लेता है स्फेरिकल लेता है। यहां से आप समझ सकते हैं एक बात को कि क्यों जो अर्थ है या मरकरी है, वेनस है, मून है, ये सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं
वो स्फेरिकल शेप के ही क्यों होते हैं? क्योंकि कभी न कभी ये भी लिक्विड फॉर्म में थे, लिक्विड थे, तो लिक्विड की टेंडेंसी क्या होती है? स्फेरिकल शेप एक्वायर करने की। तो ये इसीलिए जितने भी प्लैनेट्स देखेंगे मोर और लेस वो किस शेप के होते हैं? स्फेरिकल के। इस बात को भी दिमाग में रखिएगा। और क्या है? कैपिलरी राइज की बात किए हुए हैं, तो कैपिलरी राइज में भी किसका रोल होता है? सरफेस टेंशन का। और इसके बाद आपसे पूछे हैं कि जो डर्ट क्लीन करते हैं यानी कि कपड़ों की सफाई होती है उसमें भी रोल किसका होता है? सरफेस टेंशन का। इसे भी विस्तार से बताया जाता है। लास्ट वाला ऑप्शन डी देखिएगा, तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा। इसमें कोई रोल नहीं होता सरफेस टेंशन का, जिसमें लिक्विड के फ्लो की बात की गई है। लिक्विड का फ्लो कैसे होता है? हाइट के डिफरेंस की वजह से, प्रेशर के डिफरेंस की वजह से। जैसे आप सक करते हैं ना, सक करते हैं तो जैसे स्ट्रॉ से सक करते हैं तो लिक्विड ऊपर की तरफ मूव करता है। क्यों? क्योंकि आपने प्रेशर डिफरेंस अप्लाई किया। या ऊपर पहाड़ से जो झरना आता है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ क्यों आता है? क्योंकि हाइट का डिफरेंस था। तो इसमें सरफेस टेंशन का रोल नहीं था। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है? एसएचएम में एक्सीलरेशन के बारे में पूछा गया है। तो सिंपल सी एक लाइन की डेफिनेशन एक्सीलरेशन की लिखवाई जाती है, समझिएगा। इन एसएचएम एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट एसएचएम कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसका मीन पोजीशन होगा। मीन पोजीशन को ही ओरिजिन मानते हैं। मीन पोजीशन कौन सी जगह होती है? जहां पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 होती है। नेट फोर्स 0 है इसलिए एक्सीलरेशन भी क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पे मेन पोजीशन पे आपने देखा होगा v इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या लिखते हैं? ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मेन पोजीशन पे x 0 रखिए तो v की वैल्यू क्या आएगी? मैक्सिमम। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? a ओमेगा। और एक्सीलरेशन की वैल्यू अभी आपने कहा ना, तो कितना लिखते हैं? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो x 0 रखिए तो मेन पोजीशन पे एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या है? 0। तो जो मेन पोजीशन होता है वहां पे आपका किसी एसएचएम में जो मेन पोजीशन होता है उसमें एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होती है? मिनिमम। और कितना होता है? 0। जबकि मेन पोजीशन पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम। और कितना होता है? a ओमेगा। अब एक्सट्रीम पोजीशन पे देख लिए तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो प्लस a लिखें, प्लस a। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू देखिए x बढ़ेगा तो एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा ना, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और वैल्यू केवल बात करें तो कितना लिखेंगे? ओमेगा स्क्वायर। x की जगह a रख के देखें तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी की वैल्यू, स्पीड की वैल्यू मिनिमम होती है, कितना होता है? 0। एकदम सिमिलर कंडीशन क्या होती है लेफ्ट साइड के एक्सट्रीम पे? यहाँ भी एक्सीलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम होती है, कितना? ओमेगा स्क्वायर a। और वेलोसिटी या स्पीड क्या होती है? मिनिमम। और कितना होता है? 0। सही। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी वाला। मेन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम और एक्सीलरेशन क्या होता है? मिनिमम। सही। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15। क्या दिया है आपको? इसका एम्पलीट्यूड दिया है एसएचएम का, कितना है? 2 सेंटीमीटर। और कह रहे हैं कि मेन पोजीशन से कितनी दूर जाना है? 1 सेंटीमीटर। मेन पोजीशन से 1 सेंटीमीटर जाएं तो आपको वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के मैग्नीट्यूड क्या मिल जाएंगे? इक्वल मिल जाएंगे। तो वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं? ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या लिखते हैं? ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर कर दे दोनों साइड तो क्या मिलेगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इधर भी स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर कर दिए इसलिए ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। अब x की वैल्यू रख देते हैं और a के भी। a की वैल्यू रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 3, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई बाई ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू रखें तो 2 पाई बाई √3। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाला। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 एकदम थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है
और इसके साथ कुछ डाटा और बता दिया जाएगा। याद रखिएगा, एग्जाम के लिए आपके इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बैट्स यानी कि चमगादड़, जो आजकल काफ़ी न्यूज़ में है कोरोना की वजह से, पर आपके लिए इनका अगर कहीं नाम आए तो आपको समझना चाहिए कि ये अल्ट्रासोनिक वेव या अल्ट्रासाउंड वेव का यूज करके अपने रास्ते में आने वाले ऑब्स्टिकल को समझ जाते हैं। कौन सा वेव यूज करते हैं ये? अल्ट्रासोनिक, या कभी कभी आप अल्ट्रासाउंड भी कह देते हैं, तो अल्ट्रासोनिक वेव यूज करते हैं। ठीक, वैसे भी इसमें दिए हुए ऑप्शन को ना आप एलिमिनेट भी करके आंसर पा सकते थे। मान लीजिए दिमाग से उतर गया कि अल्ट्रासोनिक यूज करते हैं, तो ये बताइए बैट्स या चमगादड़ जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो प्रोड्यूस कर नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए ऑस्किलेटिंग चार्ज चाहिए, तो वो तो प्रोड्यूस करेंगे नहीं, उनके पास चार्ज वगैरह की व्यवस्था नहीं है भाई, तो वो ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए। इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ही हिस्से कौन हो जाएंगे? इंफ्रारेड, और जो बाकी का एक और ऑप्शन दिया है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अल्ट्रासोनिक। ये आप याद रखिएगा, बैट्स वगैरह क्या यूज करते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव यूज करते हैं, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अब इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और समझ लीजिए। अल्ट्रासोनिक वेव कहते किसे हैं? वो साउंड वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। ऐसी साउंड वेव लिख लीजिए एक लाइन में, साउंड वेव having frequency greater than 20 किलो हर्ट्ज, या 20 किलो हर्ट्ज को क्या लिख सकते हैं? 20,000 हर्ट्ज। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन और समझ लीजिए, ह्यूमन ईयर की जो आपके कान होते हैं ना, उनकी ऑडिबल रेंज क्या होती है? हम लोग की ऑडिबल रेंज क्या होती है? तो ह्यूमन ईयर के लिए, हमारे लिए ह्यूमन ईयर के लिए जो ऑडिबल रेंज होती है, वो कहाँ से कहाँ तक? ये बात भी पूछी गई है कई बार। 20 हर्ट्ज से कहाँ तक होती है? 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। राइट, तो एक तो इंफॉर्मेशन ये आपको याद रखनी होगी कि बैट्स किसका यूज करते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स का। और अल्ट्रासोनिक वेव की डेफिनेशन में पूछा गया, ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अल्ट्रासोनिक वेव कहाँ से होता है? तो जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, किससे? 20 किलो हर्ट्ज से। और ऑडिबल रेंज क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। याद रहेगी सारी इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आप लोग अक्सर देखे होंगे और कई बार कंफ्यूज भी करते हैं कि आप जैसे मंदिर या मस्जिद के ऊपर वाले हिस्से पे देखेंगे, ये मंदिर या मस्जिद का ऊपर वाला हिस्सा है, तो यहाँ पे देखेंगे एक लोहे की रॉड लगा दी जाती है। मंदिर या मस्जिद के ऊपर वाले हिस्से पे लोहे की क्या लगा दी जाती है? रॉड। हालांकि वो पूरी तरह से सही नहीं है, उसका पर्पज कुछ और होता है, लेकिन आमतौर पे आप जो मॉडर्न बिल्डिंग देखेंगे, जैसे बुर्ज खलीफा या कोई भी बड़ी बिल्डिंग देखते हैं, मॉडर्न जब कंस्ट्रक्शन होता है, तो बिल्डिंग के टॉप पे क्या लगा दिया जाता है? एक लाइटनिंग कंडक्टर। यहाँ पे ऐसे लाइटनिंग कंडक्टर लगा देंगे, तो ये लाइटनिंग कंडक्टर इस बिल्डिंग को किससे कनेक्ट कर देता है? ले आके अर्थ से कनेक्ट कर देता है, अर्थ से यहाँ कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन ये प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जब कभी बिजली गिरती है ना, लाइटनिंग होती है, तो ये प्रेफरेंस कर देता है, मतलब कोशिश करता है कि सारी की सारी बिजली इसी की तरफ आए, जो इधर आसपास की आ रही है उसे अट्रैक्ट करके अपनी तरफ ले लेता है, और फिर उस सारी बिजली को इस वायर के थ्रू कहाँ पहुँचा देता है? अर्थ में पहुँचा देता है। तो आपकी बिल्डिंग में जो इलेक्ट्रिसिटी अचानक से आ जाती है, जो बिजली अचानक से आ जाती है, चार्ज अचानक से आ जाती है, उससे बिल्डिंग क्या हो जाती है? बच जाती है। सही है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी वाला। फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, थर्ड भी सही है, और फोर्थ भी सही है। चले, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़िएगा। करें कि एक सिलेंडर है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, बस नेचर बदल देते हैं, कभी डिफिकल्ट करने के लिए कुछ चीज़ें बदल देते हैं। तो एक सिलेंडर है और किस में रखा गया है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है? सिंपल, बराबर, बराबर है, न कहीं कम है न कहीं ज़्यादा है, यानी सब जगह आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन सेम पाएंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं बदल नहीं रहा इस सिलेंडर से होके। तो सिंपल सी बात समझिए, एक कॉन्सेप्ट होता है, जब हम लोग गॉस लॉ पढ़ाते हैं तो बताते हैं
कि अगर सरफेस क्लोज्ड हो और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो उस क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाले नेट फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यानी सिंपल से समझिए, अगर कहीं स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और सरफेस कैसा है, क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म हो, क्लोज्ड सरफेस से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फ्लक्स क्या होता है, 0 होता है। नेट फ्लक्स 0 होगा, हमेशा 0 होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में यूनिफॉर्म है और सरफेस क्लोज्ड है तो नेट फ्लक्स उस सरफेस से, उस ऑब्जेक्ट से हमेशा क्या होगा, 0। और फ्लक्स की वैल्यू क्या लिखते हैं, Q/ε0 ना, तो नेट फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो इसका मतलब Q की वैल्यू भी क्या होगी, 0। इसका मतलब सिलेंडर के अंदर कोई चार्ज होगा क्या, नहीं। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी वाला। तो फिर से समझ लीजिए, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म, और सरफेस कैसा है, क्लोज्ड है, तो उस क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाले नेट फ्लक्स की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी। इसका मतलब हुआ उस सरफेस के अंदर कोई नेट चार्ज नहीं होगा। चार्ज हो सकता है लेकिन नेट चार्ज की वैल्यू क्या होगी, 0। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर +3 कूलम कर दिए और -3 कूलम। अब देखिए इसके अंदर चार्ज तो है लेकिन नेट चार्ज की वैल्यू क्या है, 0। नेट चार्ज की वैल्यू 0, और नेट चार्ज 0 होगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, 0। सही है। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया आपको, एक V और I के बीच में ग्राफ दिया है, बिटवीन V एंड I, करंट और वोल्टेज के बीच में 3 लाइनें खींची गई हैं आपको कुछ इस तरह से। इसको 1 नाम दे दिया, इसको 3, इसको 2। तो पहले वाले का रेजिस्टेंस कितना मान लिए, R1, दूसरे वाले का R3, उन्हीं के नंबरिंग के हिसाब से रेजिस्टेंस मान लिए हैं। तो कह रहे हैं रेजिस्टेंस का ऑर्डर अरेंज करना है, तो ओम्स लॉ सिंपल लिखें तो क्या लिखते हैं, V = I × R। तो I = लिखें तो 1/R टाइम्स क्या लिखेंगे, V। तो इसे कंपेयर करें तो Y = mx, तो m यानी कि स्लोप क्या आ रहा है, स्लोप आपका आ गया 1/R। इसका मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका स्लोप कम होगा। इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं कि जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। यानी कि स्लोप और रेजिस्टेंस में कैसा रिलेशन होगा, उल्टा रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। स्लोप जिसका ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। तो सबसे ज़्यादा स्लोप किस लाइन का है, पहले वाले का, तो पहले वाले का रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। और सबसे कम स्लोप देखिए किसका है, सेकंड वाले का, तो सेकंड वाले का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस सेकंड वाले का, फिर थर्ड वाले का, फिर 1 वाले का। मान लीजिए ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा स्लोप देखिए किसका है, 1 का। स्लोप 1 का ज़्यादा है, फिर 3 का, फिर 2 का। तो रेजिस्टेंस का ऑर्डर उल्टा होगा, तो रेजिस्टेंस सबसे कम R1, फिर R3, और सबसे ज़्यादा किसका होगा, R2 का होगा। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी वाला। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 20 में देखिएगा कुछ इस तरह का डायग्राम बना हुआ है। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा दिख नहीं रहा, पर अगर थोड़ा सा यहाँ से आप बी से पकड़िए और इसे ऐसे पलट दीजिए तो एकदम व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा दिखने लगेगा। तो यहाँ से हम बी से उठा के इसे पलट दिए ऐसे, तो यहाँ से इसे हटा रहे हैं और देखिए यहाँ से ले आके इसे पलट दिए, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाएगा। यहाँ पे आ गया आपका बी पॉइंट, यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस लगा दें तो 2 रेजिस्टेंस लगा दिए। तो अब देखिए ये एग्जैक्टली व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा दिखने लगा। तो बैलेंस्ड कब होगा, जब आमने सामने को मल्टीप्लाई करिए और बराबर आए। तो R में R को गुणा करिए, R², R × R, R²। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, तो इस बीच वाले रेजिस्टेंस से कोई करंट नहीं पास करेगा। तो सर्किट सॉल्व करने के लिए इसे क्या करते हैं, काट के निकाल देते हैं। तो अब देखिए ऊपर के दोनों किस में है, सीरीज में। तो R और R का कितना हो जाएगा, 2R। तो A और B के बीच में, A और B के बीच में ऊपर R और R की जगह क्या लिख सकते हैं, 2R। नीचे भी R और R की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2R। अब दोनों पैरेलल में हैं तो 2 पैरेलल में इक्वल होते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, आधा हो जाता है।
तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी 2R/2 कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा R। सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा C। बल्कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे ध्यान से कर लीजिएगा। नाउ हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 को आप कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं, या हम लोग के पास सिंपल फार्मूला होता है, अगर वो फार्मूला याद है तो आप मुश्किल से 30 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन का आंसर दे लेंगे। 21 पढ़िएगा। कह रहे हैं कि एक फ्यूज लगाया गया है, फ्यूज मैक्सिमम करंट कितना परमिट कर सकता है 9 एम्पियर। बैटरी का वोल्टेज जनरेटर का कितना है 220 वोल्ट है, और एक बल्ब कितना पावर कंज्यूम करेगा 60 वाट। तो मान लीजिए कोई बालक बैटरी है या जनरेटर है, उसका वोल्टेज आपको गिवन है 220 वोल्ट। अब ध्यान से, और इस बैटरी या जनरेटर से कितना करंट निकल रहा, तो करंट की वैल्यू दिया हुआ है 9 एम्पियर। तो बैटरी कितना पावर सप्लाई कर रहा है, तो कितना पावर सप्लाई किया जा रहा है वो समझ सकते हैं। तो पावर सप्लाई होता है V, पावर का फॉर्मूला क्या होता है V इंटू आई। तो V की वैल्यू 220 इंटू आई की वैल्यू 9। इतना वाट पावर सप्लाई हुआ, तो एक बल्ब अगर इतना पावर खा रहा है, कंज्यूम कर रहा, तो कितने मिलके इतना करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ बल्ब्स क्या आ जाएंगे 220 इंटू 9/60। तो सॉल्व करिए, मेहनत करिए, आंसर कितना आएगा 33। या ये कॉमन सेंस आपको नहीं समझ में आ रहा ना, या आपको कहीं दिक्कत कर रहा, तो आप सिंपल एक फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा। आगे से जब भी इस टाइप का क्वेश्चंस पूछे ना, तो नंबर ऑफ बल्बों की संख्या है, सिंपल फॉर्मूला क्या लिखेंगे VI/P, याद रखिएगा। तो बल्ब की संख्या निकालनी हो तो सिंपल फॉर्मूला VI/P। V की वैल्यू 220, I की वैल्यू 9, पावर की वैल्यू 60। सॉल्व करिए, मेहनत करिए, आंसर कितना आ जाएगा 33, यानी कि 33 बल्ब आप लगा सकते हैं। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा C वाला। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया गया है, प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं। प्लेन मिरर है और पहले कोई लेडी की बात कर रहे हैं, वो कितनी डिस्टेंस पे है, 1 मीटर कहें या क्या कह सकते हैं आप 100 सेंटीमीटर। सो प्लेन मिरर की खास बात क्या होती है, जितनी दूर पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूर पर ही क्या बनता है इमेज। तो मिरर से जितनी दूरी ऑब्जेक्ट की उतनी ही दूरी इमेज की होती है, सिंपल सी बात। तो अब ये 60 सेंटीमीटर मिरर की तरफ मूव करती हैं, 60 सेंटीमीटर मिरर की तरफ। तो अब मिरर से डिस्टेंस कितनी बची, तो मिरर से डिस्टेंस अगर हम देखें तो x मान ले, तो ये बचा 40 सेंटीमीटर। तो इमेज भी उतनी ही दूर बनेगी, तो इतनी ही दूर पे क्या बनेगा इमेज। तो इमेज की दूरी भी कितनी होगी x। मिरर से जितनी दूरी ऑब्जेक्ट की उतनी ही दूरी इमेज की होती है। तो ऑब्जेक्ट की इमेज से दूरी कितनी हो जाएगी, ऑब्जेक्ट की इमेज से दूरी हो जाएगी 2x। तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी डिस्टेंस, तो 2 × 40, तो कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा C वाला, राइट। सिंपल सी बात याद रखिएगा, कई बार वो डायग्राम बना के भी फंसाने की कोशिश करते हैं प्लेन मिरर में। तो ऑब्जेक्ट जितना पास होगा इमेज उतना पास बनेगा, और ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा इमेज उतना दूर बनेगा, सिंपल सी बात। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 23। दो मीडियम की बात कर रहे हैं। सपोज दो मीडियम हैं जिनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेस्पेक्टिवली हम लोग कितना ले लें N1 और N2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो N2/N1 दिया है, ध्यान रखिएगा कितना दिया है 1.5 दिया हुआ है। तो सपोज पहले वाले मीडियम में स्पीड कितनी है V1 लाइट की, दूसरे वाले मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है V2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है, चाहे आप म्यू सिंबल लीजिए या n, तो n ले लेते हैं, तो n की वैल्यू क्या होती है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है c/n लिखते हैं, या c/म्यू भी लिख सकते हैं आप, सिंबल म्यू भी ले सकते हैं n भी। अभी के लिए हम लोग क्या ले रहे हैं n। तो स्पीड किसी मीडियम में लाइट की क्या होती है c/n। c क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो देखिए v इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n के ना, तो लिख सकते हैं v1/v2
इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, n उल्टा रिलेशन होगा तो n2 अपान n1 आएगा। करके देख लीजिएगा, अगर आप डिटेल में करना चाहते हैं तो कुछ ऐसे कर लीजिएगा, v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी c/n1, v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी c/n2, डिवाइड करके देखिएगा यही आएगा। तो n2/n1 की वैल्यू हमें पता है ना कितना है 1.5, तो v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, v1 की वैल्यू हो जाएगी 1.5 v2 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए वाला। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 24 में किसके बात कर रहे हैं, करें कि हेड लाइट होती है, हेडलाइट किसका, कार का, हेडलाइट ऑफ ए कार में किस टाइप का मिरर यूज होता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका कॉनकेव मिरर, तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। ध्यान से अब इसको समझ लीजिए, कॉनकेव मिरर की बात करें तो बाहर का सरफेस पॉलिश्ड होता है, अगर लाइट का सोर्स या ऑब्जेक्ट इसके फोकस पे रखा है, अगर यहीं पे आप बल्ब लगा दें तो इससे ऐसे रे निकलेंगी, इधर गई रे ऐसे, तो फोकस पे जब ऑब्जेक्ट होता है तो फोकस से निकलने वाली रेज मिरर से टकराने के बाद क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं, तो रेज कुछ इस तरह से जाएंगी। तो देखिए सब पैरेलल बीम मिलेगा ना, तो आपको पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलेगी, तो आप दूर तक देख सकते हैं चीज़ों को। तो इसीलिए हेडलाइट ऑफ कार में कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर, याद रहेगा इसे। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 25, किसके बारे में है, रेनबो के बारे में है। रेनबो के बारे में समझ लीजिए, इसेंशियल कंडीशंस क्या होती हैं, आपके सामने रेन हो रही हो, बारिश हो रही हो, या बारिश होके निकला हो, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर वाटर ड्रॉपलेट होनी चाहिए, पीछे सन होना चाहिए, तब आपको क्या दिखता है, रेनबो दिखता है। रेनबो में कलर के पैटर्न को भी लेके क्वेश्चंस पूछा जाता है कि कौन सा कलर ऊपर होगा, कौन सा नीचे, प्राइमरी रेनबो में कलर का पैटर्न कैसा होगा, सेकेंडरी रेनबो में कैसा होगा। तो रेनबो के बारे में हर बात अच्छे से पता करिएगा। कुछ अभी हम लोग सीखेंगे, बाकी और टेस्ट पेपर के थ्रू धीरे धीरे सीखते रहेंगे। ध्यान से रेनबो के फिनोमेना को थोड़ा सा देखिएगा, तो जैसे ये वाटर की ड्रॉप है, तो इस पे लाइट की रे क्या हुई, इंसिडेंट हुई, तो जो पहला फर्स्ट स्टेप होगा, तो फर्स्ट स्टेप पे आपका रिफ्रैक्शन होगा, लाइट एयर से कहाँ जा रही है, वाटर में, तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन। साथ में लाइट अपने टूट के 7 रंगों में बटती है, तो इसे क्या कहते हैं, डिस्पर्सन। तो पहले स्टेप में रिफ्रैक्शन और क्या होता है, डिस्पर्सन। तो मान लीजिए लाइट टूट के बिखर के यहाँ पे आई, तो अब सेकेंड स्टेप पे इसका TIR होता है, सेकेंड स्टेप पे इसका होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसे आप हिंदी में कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो लाइट रे रिफ्लेक्ट होके कहीं कुछ इस तरह से आएगी। तो अब थर्ड स्टेप फाइनली यहाँ पे फिर से लाइट का क्या होता है, रिफ्रैक्शन, लेकिन रिफ्रैक्शन के साथ साथ फिर से क्या होता है, डिस्पर्सन। तो यहाँ से फिर से रे निकल के आएगी, तो आपको 7 रंगों का कलर दिखता है। तो अगर रेनबो की बात करें तो कौन कौन सी फिनोमेना इन्वॉल्व हैं, तो रिफ्रैक्शन इन्वॉल्व है, साथ में डिस्पर्सन भी हुआ, और इसके साथ साथ कौन से फिनोमेना है, रिफ्लेक्शन भी इन्वॉल्व हैं। तो तीनों इन्वॉल्व हैं, तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। रेनबो पर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसकी हर एक छोटी छोटी बात आपको सीखनी है। धीरे धीरे कोशिश की जाएगी आपको सारी बातें सिखाने की टेस्ट पेपर के थ्रू। सो दैट्स ऑल इन दिस सैम्पल पेपर। होप कि आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा सा इससे बूस्ट मिलेगा, थोड़ा सा आपकी प्रिपरेशन बेहतर होगी। कोशिश करते हैं और भी सैम्पल पेपर लाने की, ताकि आपका जो सिलेक्शन है एयरफोर्स में उसे इंश्योर किया जा सके। थैंक यू। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams.